नमस्कार, सुबह 9 बजे में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। सरकार ने सदन के संचालन में मांगा सहयोग। सहनशीलता और महंगाई पर विपक्ष आक्रामक। वित्त मंत्री ने रखा जीएसटी बिल में बदलाव पर कांग्रेस से चर्चा का प्रस्ताव। सुझावों पर विचार की दी सलाह। कांग्रेस ने कहा चिंताएं वाजिब। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सरकार के पास मर्जर फीस के 2000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश। अपनी कंपनियों का विलय करना चाहती है वोडाफोन। रूसी विमान के मसले पर अमेरिका और रूस आमने सामने। तुर्की के बचाव में खुलकर सामने आया अमेरिका। रूस ने दी गंभीर परिणाम की चेतावनी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नागपुर में आज से तीसरा टेस्ट। लेग स्पिनर अमित मिश्रा की हो सकती है वापसी। 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज कई बैठकें होनी हैं। संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा स्पीकर सभी दलों के नेताओं से मिलकर सत्र के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। सरकार ने अहम बिलों पर विपक्ष से सहयोग की अपील की है, तो वहीं विपक्ष असहनशीलता और महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार ने शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू सुबह 11 बजे सभी दलों के नेताओं से मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी संसदीय दल और एनडीए के घटक दलों की बैठक भी होनी है। शाम में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मंगलवार को शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें सत्र के एजेंडे और रणनीति पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट and will be taking all the parties into confidence, take their suggestions also if any, and the government always said we are willing to walk an extra mile to accommodate the views of the opposition. But the political parties must all work together in strengthening democracy, in strengthening the parliament by allowing the parliament to discuss, debate and decide. उधर विपक्ष बिहार चुनाव के नतीजों से उत्साहित है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस असहनशीलता के अलावा महंगाई और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। ऑलरेडी हम नोटिस दे दिए हैं और इंटॉलरेंस के बारे में डिस्कशन करने के बारे में, और वो रूल 193 के तहत शायद एडमिट हो जाएगा और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब दूसरे पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि इसके ऊपर बहस हो। तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि सरकार से जवाब मांगने का ये बेहतर मौका है। पार्लियामेंट में बिल पास का लेजिस्लेशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, सिर्फ चिल्ला चिल्ली और एजिटेशन अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट अभी जो चीज किया या नहीं किया, ये अच्छा चांस है विरोधी जो पक्ष में इनको एकदम बैकफुट में रखने, इनको क्लीन बोल करने। तो ये चांस हमको नहीं मिस करना चाहिए। पीटीआई के मुताबिक संसद में करीब 38 बिल लंबित हैं। इनमें जीएसटी जैसे अहम बिल भी शामिल हैं। सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और व्यापम जैसे मसलों पर सरकार और विपक्ष की तनातनी से मॉनसून सत्र की कार्यवाही में खासा अवरोध देखा गया था। प्रणव गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। जीएसटी बिल पर सरकार और कांग्रेस के बीच अवरोध जारी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मसले पर कांग्रेस के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जीएसटी के प्रावधानों पर उसका विरोध वाजिब है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को उद्योग संगठन एसोचैम के कार्यक्रम में जीएसटी को लेकर सरकार की रणनीति पर बात की। उन्होंने कहा कि बिल को लेकर कांग्रेस को अपने सुझावों पर गौर करना चाहिए। वित्त मंत्री के मुताबिक कांग्रेस के कुछ सुझाव सही नहीं हैं। I think they'll probably have to revisit some of these suggestions. I have no difficulty in discussing with them, but the suggestions must never lead to a GST with a flawed architecture. Because a GST with a flawed architecture can actually damage the system much more than it can benefit. हालांकि कांग्रेस ने वित्त मंत्री के सुझावों को खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि जीएसटी पर उसकी चिंताएं दलगत राजनीति से ऊपर हैं। अभी तक कोई इनके पास
कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है, सही तस्वीर कि कितना होगा। भारत का जीएसटी सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, वो कितना बनेगा कुल मिलाकर, इस पे अभी कोई स्पष्टीकरण सरकार के पास नहीं है। काफी काम बाकी है इनको करने को। जेडीयू की मांग है कि जीएसटी से किसी राज्य को राजस्व नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी जीएसटी बिल पास करने के विरोध में नहीं है, लेकिन राज्यों की चिंताएं केंद्र सरकार को एड्रेस करनी चाहिए कि किसी राज्य को रेवेन्यू लॉसेज ना हो। शीतकालीन सत्र में सरकार का पूरा जोर जीएसटी बिल पारित कराने पर होगा। ये बिल फिलहाल राज्यसभा में लंबित है। सरकार अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी को लागू करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगाह किया है कि आईएसआईएस की गतिविधियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने दिल्ली में उद्योग संगठन एसोचैम की सालाना सभा में ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में आईएसआईएस की गतिविधियां दुनिया भर के लिए एक नया खतरा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके असर को कम नहीं समझा जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे में अब गरीबी उन्मूलन और विकास की चुनौतियों से निपटने पर खर्च किए जाने वाले वैश्विक संसाधनों का तेजी से सुरक्षा कदमों की ओर इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया और सिंगापुर के दौरे के बाद भारत लौट आए। प्रधानमंत्री ने कल सिंगापुर में कहा कि भारत निवेश का बड़ा केंद्र बन चुका है। उन्होंने सिंगापुर में कारोबारियों को भारत में बड़े पैमाने पर निवेश का न्योता दिया, साथ ही आर्थिक सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का भरोसा भी जताया। सिंगापुर दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के जाने माने 15 निवेशकों से मुलाकात की। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भारत सिंगापुर इकोनॉमिक कन्वेंशन को संबोधित किया। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए सिंगापुर को महत्वपूर्ण साझेदार बताया। We regard Singapore as an essential ally in the implementation of our Look and Act East policy. I'm fully aware of the importance role Singapore has played in the implementation of this policy. I look forward to working with Singapore in a bigger way. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में निवेश का बड़ा केंद्र बन चुका है। एनडीए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भविष्य की उम्मीद है। इस मौके पर उन्होंने निवेशकों को पारदर्शी कर व्यवस्था देने का भी भरोसा जताया। Such a huge potential for creation of infrastructure and production of goods will not be available in any other country. More importantly, no one place on earth can offer the customer base on such a massive scale. प्रधानमंत्री का मानना है कि भारत आर्थिक बदलाव की ओर बढ़ते हुए दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की कंपनियों को भारत की सरकारी कंपनियों की विनिवेश प्रक्रिया में शामिल होने को कहा। उन्होंने 2016 से जीएसटी के लागू होने की भी उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया को 2000 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा कराने का आदेश दिया है। वोडाफोन अपनी 4 कंपनियों का विलय कर एक कंपनी बनाना चाहती है। विलय से पहले सरकार 6,678 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। कंपनी इस मांग को गलत बता रही है। दूरसंचार ट्रिब्यूनल यानी कि टीडीसैट ने कंपनी के हक में फैसला देते हुए उसे विलय की मंजूरी दे दी थी। सरकार ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की अपील पर यह आदेश आया है। ये मामला अभी टीडीसैट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल से सुनवाई में तेजी लाने को कहा है। लोकसभा की 2 और विधानसभा की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। मध्य प्रदेश की रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और इस सीट पर पहले बीजेपी का कब्जा था। तो वहीं तेलंगाना की वारंगल लोकसभा सीट पर टीआरएस ने कब्जा बरकरार रखा है। विधानसभा की 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी को हासिल हुई हैं। मणिपुर में बीजेपी ने दोनों विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि मिजोरम में कांग्रेस ने जीत हासिल की है।
मध्य प्रदेश में रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी की निर्मला दिलीप सिंह भूरिया को 88,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी है। ये सीट बीजेपी नेता दिलीप सिंह भूरिया के देहांत के बाद खाली हुई थी। जनता अपना हक दोबारा आजमा रही है और दोबारा भाजपा को अपना आईना दिखाने का काम कर रही है। और ये भाजपा, ये जीत झाबुआ में जनता की जीत है, कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की जीत है और स्वयं हमारे प्रत्याशी और हमारी पूरी टीम की जीत है। अभी हम चुनाव में जीत का संकल्प लेके उतरे थे, लेकिन इस उपचुनाव में वहां के आदिवासी मतदाताओं तक, फलिए फलिए तक हम ये बात पहुंचाने में सफल नहीं हुए और विकास के काम वहां तक पहुंचाने में, उनका विश्वास जीतने में हमारी रणनीतिगत कुछ कमी रह गई। वहीं तेलंगाना की वारंगल सीट पर टीआरएस ने कब्जा बरकरार रखा है। यहां टीआरएस प्रत्याशी दयाकर पसनूरी ने कांग्रेस के सर्वे सत्यनारायण को 4.5 लाख से ज्यादा मतों से शिकस्त दी है। विधानसभा की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा किया है। मध्य प्रदेश की देवास विधानसभा सीट पर बीजेपी की गायत्री राजे ने कांग्रेस के जयप्रकाश शास्त्री को 30,000 वोटों से हराया। वहीं मणिपुर विधानसभा की 2 सीटों थोंगजू और थांगमी बांध पर बीजेपी खाता खोलने में कामयाब रही। थांगमी बांध सीट पर बीजेपी के जवाई किशन सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिन वाइखोम को मात दी। वहीं थोंगजू सीट पर बीजेपी के विजित सिंह ने कांग्रेस के विजय कोइजाम को पराजित किया। इन सीटों पर पहले कांग्रेस का कब्जा था। वहीं मिजोरम में कांग्रेस नेता ललथन जारा ने एजल उत्तर विधानसभा सीट के उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री ललथन हवला के छोटे भाई ललथन जारा ने अपने प्रतिद्वंद्वी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार वानलाल वेना को मात दी। वहीं मेघालय की नोनगस्तान विधानसभा सीट पर मुख्य विपक्षी दल हिल स्टेट डेमोक्रेसी पार्टी ने कब्जा बरकरार रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अभिनेता आमिर खान के बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। बीजेपी जहां बयान की निंदा कर रही है तो वहीं कांग्रेस आमिर खान के साथ खड़ी है। उधर मुंबई में आमिर खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। असहिष्णुता पर आमिर खान के बयान के बाद राजनीतिक पार्टियां कड़ी प्रतिक्रिया दे रही हैं। केंद्र सरकार ने आमिर खान के बयान की निंदा की है। To just make a blatant statement that during NDA rule under the Prime Ministership of Narendra Modi, the country has become intolerant. This is not a proper kind of putting forward the issues before the country. It unnecessarily tarnishes the image of the country. उधर कांग्रेस आमिर खान के साथ खड़ी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को इसके पीछे की वजहों का पता लगाना चाहिए। अगर कोई आदमी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि जब उसको इनसिक्योरिटी महसूस होती है तो वो जब कहता है तो उसके पीछे क्या राज है, क्यों ऐसा कह रहा है, यस, इसके लिए वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसके बारे में वो सोचना चाहिए। बजाय तुम ऐसी बात किए तुम गांव के बाहर जाइए या दुनिया छोड़ के जाइए। हालांकि बॉलीवुड आमिर खान के समर्थन में नहीं है। बॉलीवुड का कहना है कि आमिर खान का बयान गैर जिम्मेदाराना है। इंडिया आई थिंक इज द मोस्ट टॉलरेंट कंट्री। अगर आपकी जो इंसिडेंट्स आप मेजर करें तो आई थिंक इज ऑलमोस्ट लाइक जीरो व्हाट्स हैपनिंग। सो आई थिंक उतना स्टेबिलिटी होने के बाद भी अगर कोई किसी ने कहा कि हम इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहिए, सो आई फील इट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग सिग्नल एंड अ रॉन्ग इमेज अबाउट इंडिया। आमिर खान ने एक सम्मान समारोह में कहा था कि देश के माहौल को देखते हुए उनकी पत्नी ने देश छोड़ने की बात कही थी। उनके बयान को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए मुंबई में आमिर खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओआरओपी मसले पर पूर्व सैनिकों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से कल मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नोटिफिकेशन पर बात हुई। पूर्व सैनिकों ने शर्तों पर चर्चा की जिन्हें वो सरकार के नोटिफिकेशन में जोड़ना चाहते हैं। मुलाकात के बाद पूर्व सैनिकों ने कहा कि वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद वो बेहद संतुष्ट हैं। नोटिफिकेशन के अंदर जो मुद्दे हमने दिए हैं 6-7 मुद्दे, तो वो सरकार अपने लेवल पे ही क्यों नहीं इसको सॉल्व कर देती है। और हमें जान के मतलब ये अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इसके ऊपर
अब पूरे डिटेल में विस्तार से इसको चेक करते देखेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें लगा, तो इसीलिए जो आज हम पूरा डेलीगेशन मीटिंग करने गया था, हमें इस बात की खुशी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बेंगलुरु में माउंट कार्मेल कॉलेज के छात्रों से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान राहुल करीब 1500 छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। राहुल गांधी बिल्डिंग वाइब्रेंट इंडिया के तहत देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों से बातचीत करने वाले हैं। इसकी शुरुआत आज बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज से होगी। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को विधानसभा सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। ओपी शर्मा पर आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। सत्र के दौरान कल दोनों नेताओं में रैन बसेरा मामले पर तीखी नोकझोंक हुई। उधर बीजेपी का आरोप है कि अलका लांबा ने ओपी शर्मा पर टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों में जमकर बहस हुई। आम आदमी पार्टी ओपी शर्मा पर कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पार्टी का कहना है कि शर्मा अपने बर्ताव के लिए सदन से माफी मांगे और इस पूरे मामले की अनुशासन समिति को भेजा जाना चाहिए। हमारा इतना कहना है। आपने मालूम है क्या शब्द इस्तेमाल किया? तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई पे। वो चाहती है कि इस पूरे मामले को अनुशासन समिति के पास भेजा जाए और ओपी शर्मा सदन में अपने बर्ताव के लिए माफी मांगे। पूरी जांच करके आया हूं, मैंने जानकारी ली। बैठिए प्लीज। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर उमड़े श्रद्धालु। भारत का 46वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 90 देशों से 290 फिल्में, 38 देशों के 7000 डेलीगेट्स। चलिए फिल्मों के महासंगम में हमारे साथ। सीधे गोवा से फिल्म फेस्टिवल का हाल 30 नवंबर तक हर रोज सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई है, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्र ने सूखा राहत के लिए कर्नाटक को 1540 करोड़ रुपए दिए हैं। राज्य के 27 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। अब तक कर्नाटक के अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के 200 जिलों में सूखा घोषित किया गया है। आंध्र को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने केंद्र को ज्ञापन सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ के लिए भी 1387 करोड़ रुपए की मदद की सिफारिश की गई है। केंद्रीय टीम के दौरे के बाद राहत पैकेज का ऐलान हो रहा है। केंद्र ने बिहार और झारखंड से भी कम बारिश पर रिपोर्ट मांगी है और इस साल मानसूनी बारिश 14% कम रही है। भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने कल से उच्च स्तरीय टीम तमिलनाडु और पौंडुचेरी का दौरा करेगी। इसमें गृह, कृषि और ऊर्जा मंत्रालय के अलावा केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी होंगे। टीम तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम और कुंडलूर जाकर नुकसान का जायजा लेगी। तमिलनाडु में टीम 2 दिन तक रहेगी। तमिलनाडु में अब तक 169 लोग जान गंवा चुके हैं। केंद्र ने तमिलनाडु में राहत और पुनर्वास के लिए
939 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र से करीब 8,500 करोड़ रुपए मांगे हैं। केंद्रीय टीम बाद में आंध्र प्रदेश का दौरा भी करेगी। आंध्र प्रदेश को केंद्र की तरफ से 700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे पहले राज्य को 330 करोड़ रुपए मिले थे। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में नए संविधान का मधेशी समुदाय की ओर से किए जा रहे विरोध पर बढ़ रही हिंसा की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। साथ ही मधेशी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के ज्यादा इस्तेमाल पर तथ्यों की पुष्टि करने की बात कही है। मानवाधिकार मामलों के संयुक्त राष्ट्र आयुक्त ने यह कदम 4 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मद्देनजर उठाया है। और इसी बीच नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत राय ने नेपाल में जारी संकट के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने सरकार और आंदोलनकारी मधेशी नेताओं के बीच बातचीत के सफल होने की बात कही है। इधर सरकार मधेशी आंदोलनकारियों की मांगों के मुताबिक अब संविधान में बदलाव को तैयार हो गई है। सत्ताधारी यूसीपीएन, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के नेताओं की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी। इसके मुताबिक नए संविधान में बदलाव के लिए संसद में विधेयक लाया जाएगा। और अमेरिका ने रूसी सैन्य विमान को गिराए जाने के मामले में तुर्की का बचाव किया है। वाशिंगटन में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि तुर्की को अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का अधिकार है। ओबामा ने कहा है कि यह घटना रूस के सीरिया में चलाए जा रहे हवाई अभियान से जुड़ी समस्या को सामने लाती है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर रूस सीरियाई विद्रोहियों को निशाना बनाने के बजाय इस्लामिक स्टेट से लड़ाई पर ध्यान लगाए तो टकराव या फिर गलतियों की संभावनाएं कम रहेंगी। और इस बीच नाटो ने भी तुर्की का समर्थन किया है। इसी मामले पर ब्रसेल्स में आपात बैठक के बाद नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने से बातचीत से रास्ता निकालने और तनाव कम करने की अपील की है। Turkey, like every country, has a right to defend its territory and its airspace. And if Russia is directing its energies towards Daesh and ISIL, some of those conflicts or potentials for mistakes or escalation are less likely to occur. We stand in solidarity with Turkey and support the territorial integrity of our NATO ally, Turkey. और इससे पहले रूसी लड़ाकू विमान मार गिराने से नाराज रूस ने तुर्की को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका असर रूस और तुर्की के संबंधों पर पड़ सकता है। रूस ने तुर्की के उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि विमान ने वायु सीमा का उल्लंघन किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो रूसी विमान के गिराए जाने की परिस्थितियों पर गौर कर रहे हैं। तुर्की ने रूस पर तुर्की विमान क्षेत्र का उल्लंघन का आरोप लगाया था। तुर्की ने यह दावा किया कि F-16 ने रूसी विमान पर तब फायरिंग की जब उसने कई चेतावनियों की अनदेखी की। और इस हादसे में जहां एक पायलट की मौत हुई है तो वहीं दूसरे पायलट का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। उत्तरी फ्रांस के शहर रुबे का बंधक संकट खत्म हो गया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस कार्रवाई में बंधक बनाने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि अधिकारियों ने यह साफ किया है कि इस घटना का पेरिस हमलों से कोई संबंध नहीं है। ये भी बताया गया है कि सभी बंधक सुरक्षित हैं और पुलिस ने कम से कम एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि कितने लोगों को बंधक बनाया गया है। ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति के गार्ड की बस पर राजधानी ट्यूनिस में हुए बम हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए, जबकि 16 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिसके बाद से राष्ट्रपति बेजी असेप्सी ने पूरे देश में 30 दिन के लिए आपातकाल लगाने की घोषणा की है। राजधानी में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ट्यूनीशिया की सरकार का कहना है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त बस अपदस्थ राष्ट्रपति जीन अल अब्दीन बेन अली की पार्टी के पूर्व मुख्यालय के पास थी और शहर में भारी बारिश की वजह से सड़कें पहले से ही बंद थी। ट्यूनीशिया आईएस के निशाने पर रहा है और इसी साल जून में भी एक बंदूकधारी ने यहां हमला किया था, जिसमें
38 लोग जो हैं वो मारे गए थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट नागपुर में अब से बस थोड़ी ही देर में शुरू हो रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। रोहित शर्मा और अमित मिश्रा की टीम में वापसी हुई है। उधर दक्षिण अफ्रीका की टीम में 30 गेंदबाज डेल स्टेन को शामिल नहीं किया गया। बेंगलुरु में दूसरा टेस्ट बारिश से धुलने के बाद 4 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया नागपुर टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश के भदोही में बनी कालीन और कन्नौज के इत्र लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। बड़ी तादाद में लोगों के स्टॉल पर जमावड़े से दुकानदार भी खुश हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भदोही में बने कालीन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भदोही में बने कालीन के स्टॉल्स पर लोगों का जमावड़ा लगा है। लोगों के बीच पर्शियन, एम्बोश और सिल्क कालीन की खास मांग है। मुझे ट्रेडिशनल कालीन बहुत पसंद है, कालीन भदोही का खास करके, तो इसलिए यहाँ हूँ मैं। काफी अच्छी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली है, जैसे कालीन वालीन है और कपड़ों का काफी लेकर के करा गया है और खाने पीने की काफी चीजों के बारे में यहाँ पैक्ड आइटम्स अवेलेबल हैं, जिसको देख करके काफी अच्छा लग रहा है। वहीं कन्नौज का इत्र भी इस बार मेले में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। कन्नौज का लोटस, बेला, मस्क, रजनीगंधा और रूह खस की खुशबू लोगों को खूब भा रही है। कन्नौज इत्र के बारे में बहुत सुना था, हैदराबाद से भी इधर से भी लेकर के आते रहे, मगर कन्नौज का नाम पाया, आज यहाँ आए तो ये मिला, तो हमने ये 4-5 फ्लेवर लिए हैं। इसमें बहुत तेज गंध वाला काला बहुत है और बेला है जो पार्टी वियर के अंदर में ज्यादा काम आता है, और लाइट भी है जिसके अंदर में खसखस और दिन में भी काम पहन सकते हैं। जेंट्स में भी लेडीज में भी बड़ी अच्छी इनकी क्वालिटी पाई गई है। इत्र में एक्चुअली एसेंस जो है बहुत प्योर होता है इसका, और कोई हेल्थ के लिए बहुत इतना नुकसानदेह नहीं जैसे और चीजें हैं, उनमें अल्कोहल होता है, कुछ होता है तो नुकसान है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। विश्व व्यापार मेला आम लोगों के लिए खुलने के बाद से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मेले को लेकर लोगों में उत्साह है। 14 नवंबर से शुरू हुआ मेला 27 नवंबर तक चलेगा। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। सिखों के पहले गुरु नानक देव की जयंती देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है। गुरु नानक देव का जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस मौके पर देश में जगह जगह प्रभात फेरी निकाली गई और गुरुद्वारों में श्रद्धालु शबद कीर्तन कर रहे हैं। दिल्ली और अमृतसर समेत देश दुनिया के गुरुद्वारे में श्रद्धालु इस मौके पर दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। और आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस मौके पर श्रद्धालु सुबह से ही सरोवरों और नदियों में पवित्र स्नान कर रहे हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है और इस दिन दान और हवन का विशेष महत्व है। मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी की आज पुण्यतिथि है। कथक नर्तक सुखदेव महाराज की बेटी सितारा देवी का जन्म 1920 में कोलकाता में हुआ था। उनकी कला से नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर भी बेहद प्रभावित थे। पिछले 60 दशकों से भी ज्यादा समय से सितारा देवी एक विख्यात कथक नृत्यांगना है और बॉलीवुड में इस विधा को लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। सितारा देवी के नाम पद्मश्री, संगीत नाट्य अकादमी और कालिदास जैसे कई सम्मान हैं। पिछले साल आज ही के दिन सितारा देवी ने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। सरकार ने सदन के संचालन में मांगा सहयोग। असहनशीलता और महंगाई पर विपक्ष आक्रामक। वित्त मंत्री ने रखा जीएसटी बिल में बदलाव पर कांग्रेस से चर्चा का प्रस्ताव। सुझावों पर विचार की दी सलाह। कांग्रेस ने कहा चिंताएं वाजिब।
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सरकार के पास मर्जर फीस के 2000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश। अपनी कंपनियों का विलय करना चाहती है वोडाफोन। रूसी विमान की मसले पर अमेरिका और रूस आमने सामने, तुर्की के बचाव में खुलकर सामने आया अमेरिका। रूस ने दी गंभीर परिणाम की चेतावनी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नागपुर में आज से तीसरा टेस्ट। टीम इंडिया का टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला, रोहित शर्मा और अमित मिश्रा की वापसी।